कभी सुना है आपने, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि उनके पीछे छुपा होता है सदियों का अंधेरा, भूली हुई परछाइयाँ और एक ऐसा सच जो आपके दिल की धड़कनें रोक सकता है। आज की कहानी आपको ले जाएगी उस पुरानी हवेली तक जहाँ एक सातवां कमरा है जिसे खोलने वाला कभी लौट कर नहीं आता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रही है एक रहस्य, एक डर और एक अनसुनी फुसफुसाहट की कहानी। शहर के किनारे खड़ी सदियों पुरानी हवेली के बारे में एक ही चेतावनी मशहूर थी, उसका सातवां कमरा कभी मत खोलना। फोटोग्राफर अयान जब हवेली में दाखिल हुआ तो उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, वापस चले जाओ। लेकिन जिज्ञासा उसे गहराई तक ले गई। पेंटिंग्स की आंखें जैसे उसे घूरती रहीं, और फिर वो भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचा जिस पर सिर्फ 7 लिखा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, भीतर सिर्फ एक पुराना दर्पण था, लेकिन उसमें दिख रही उसकी परछाई खुद ब खुद मुस्कुरा रही थी, जबकि अयान बिल्कुल शांत था। कमरे का दरवाज़ा झटके से बंद हुआ, अंधेरा भर गया, और भीतर से आखिरी आवाज़ आई, बहुत देर से इंतज़ार था तुम्हारा। उस रात के बाद अयान कभी बाहर नहीं आया, और लोग कहते हैं कि सातवें कमरे का दर्पण आज भी उसकी मुस्कुराती परछाई दिखाता है, जो हर आने वाले को बुलाती है, अंदर आओ, मैं अकेला हूँ। सातवें कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही अयान ने महसूस किया कि कमरा अब वैसा नहीं था। हवा ठंडी नहीं, बल्कि भारी लगने लगी थी, जैसे दीवारें खुद उसके चारों ओर सिमट रही हों। कमरे के बीच रखा पुराना दर्पण अब अयान का चेहरा नहीं, बल्कि किसी और की परछाई दिखा रहा था। एक हल्की मुस्कान, लाल चमकती आंखें, और कंधे पर किसी अदृश्य साय का स्पर्श। अचानक दर्पण में मौजूद आकृति ने अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, कांच कांपने लगा और अयान के पैरों के नीचे जमीन हल्की सी दरारती चली गई। उसने पीछे देखने की कोशिश की, पर अब दरवाज़ा गायब था, जैसे कमरे ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। तभी दर्पण के भीतर से वही आवाज़ फिर गूंजी, अब तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारी जगह यहाँ है, मेरे साथ। अयान का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन कदम जैसे किसी और के नियंत्रण में थे, सीधे दर्पण की ओर बढ़ते हुए। अयान दर्पण की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते, कमरे की दीवारें बदलने लगीं। पुरानी हवेली अचानक एक अजीब दुनिया में बदल गई। लाल धुंध, टूटी हुई जमीन और हवा में तैरती फुसफुसाहटें। दर्पण अब सिर्फ दर्पण नहीं था, वह एक दरवाज़ा बन चुका था, जिसके भीतर अयान ने अपनी ही कई परछाइयाँ देखी, कुछ हंसती हुई, कुछ रोती हुई, और कुछ ऐसी जो इंसानी नहीं लग रही थीं। अचानक उन परछाइयों में से एक आगे निकली और धीरे से बोली, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। सातवां कमरा कभी किसी को जाने नहीं देता। अयान घबराकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन काली राख में बदल चुकी थी। तभी दर्पण के भीतर से वही मुस्कुराता चेहरा फिर उभरा, इस बार और नज़दीक, अयान की उंगलियों को पकड़ते हुए, जैसे उसे अंदर खींचने का इंतजार कर रहा हो। अयान की उंगलियां जैसे ही दर्पण को छूती हैं, पूरा कमरा कांप उठता है। दर्पण अचानक लहरों की तरह हिलने लगता है, मानो उसके पीछे कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। अयान पीछे हटना चाहता है, लेकिन उसके पैरों के चारों ओर काली धुंध लिपट जाती है, उसे जमीन से जकड़ते हुए। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स में मौजूद चेहरों की आंखें धीरे धीरे घूमकर अयान की तरफ देखने लगती हैं, खाली, गहरी और बिना पलक झपकाए। हवा में फिर वही आवाज गूंजती है, इस बार और करीब, तुम यहाँ बुलाए गए हो, तुम्हें जाना ही होगा। अचानक दर्पण से एक हाथ पूरी तरह बाहर निकल आता है, बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां अयान की कलाई पकड़ लेती हैं और एक झटके में उसे अपनी ओर खींचती हैं। अयान चीख भी नहीं पाता, क्योंकि उसके चारों ओर की हवा गायब हो चुकी है और वह धीरे धीरे दर्पण के भीतर की अंधेरी दुनिया में समाने लगा है। अयान जैसे ही दर्पण के भीतर समा गया, उसे लगा वह निचले अंधेरे समुद्र में डूब रहा है। कुछ ही पलों बाद उसके पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं, पर यह हवेली नहीं थी। यह एक अंतहीन गलियारा था, जहां हर दीवार पर उसकी ही अलग अलग तस्वीरें टंगी थीं, कुछ मुस्कुराती हुई, कुछ डरी हुई, और कुछ खून से भरी आंखों वाली। अचानक एक दरवाज़ा अपने आप खुला और उसमें से एक परछाई बाहर आई, ठीक उसकी ही तरह दिखने वाली, मगर चेहरे पर एक डरा देने वाली मुस्कान के साथ। वह धीमे कदमों से अयान की ओर बढ़ी और बोली, अब तुम मेरी दुनिया में हो, यहाँ एक ही नियम चलता है, जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं जाता। अयान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे वही काला गलियारा फैला था, जो उससे कहीं ज्यादा जिंदा लग रहा था। तभी दूर से किसी की चीख गूंजी, मानो कोई और भी इस दुनिया में फंसा हो। अयान का दिल कांप उठा, वह अकेला नहीं था। अयान उस आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन जितना आगे जाता, गलियारा उतना ही लंबा होता जाता। दीवारों पर उसकी तस्वीरें बदलने लगीं, अब उनमें कुछ लोग भी दिखने लगे, जिनके चेहरे अयान ने पहले कभी नहीं देखे थे। अचानक एक तस्वीर हिली और उसमें मौजूद लड़की की आंखें धीरे धीरे अयान की तरफ घूमने लगीं। वो फुसफुसाईं, भागो, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले।
अयान का बदन सुन्न हो गया। उसी वक्त वही मुस्कुराती परछाई, उसकी ही जुड़वा जैसी, अचानक उसके पीछे आ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब और भी भयानक था, आंखें गहरी होती जा रही थीं। उसने अयान के कंधे पर हाथ रखा और बोली, ये सब मेरी नहीं, तुम्हारी परछाइयां हैं। तुम जितने डरोगे ये उतनी ही ताकतवर होंगी। उसी क्षण गलियारे की सब तस्वीरें चीखने लगीं, मानो हर आत्मा दर्द में तड़प रही हो। अयान ने पहली बार महसूस किया कि यहाँ सिर्फ परछाइयां नहीं बल्कि फंसी हुई जानें थीं, और उनमें से हर कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। अयान भय और उलझन में गलियारे के बीच खड़ा था। तभी अचानक पूरा माहौल बदलने लगा। हवा भारी हो गई, दीवारें काली धुंध में घुलने लगीं और सब तस्वीरें एक साथ शांत हो गईं, जैसे किसी ताकतवर शक्ति की उपस्थिति से सब कुछ थम गया हो। अयान के सामने धीरे धीरे एक छाया आकार लेने लगी, पहले धुंधली, फिर स्पष्ट और फिर बिल्कुल इंसान जैसी, लेकिन आंखें गहरी काली, बिना पुतलियों वाली। वो छाया बिल्कुल उसके सामने आकर रुकी और बोली, आखिरकार 7वें कमरे ने तुम्हें भी चुन लिया। अयान कांपते हुए पीछे हटने लगा, पर पैर जमीन में धंसते से महसूस हुए। छाया आगे बढ़ी, उसके चेहरे के पास झुककर फुसफुसाई, ये दुनिया मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम्हारे डर, तुम्हारे रहस्य, तुम्हारी परछाइयां, सब यहाँ जीवित हैं। अयान ने सांस रोके पूछा, तुम कौन हो? छाया हल्के से मुस्कुराई और उस मुस्कान में अयान ने अपना ही चेहरा देखा। छाया बोली, मैं वो हूँ जिसे तुमने हमेशा दबाकर रखा। तुम्हारा काला हिस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी असली रूप। छाया। कमरे में अचानक ठंड फैल गई। अयान पहली बार समझ गया, वह किसी हवेली में नहीं, अपनी ही गहराई में फंसा है। अयान उसी काली परछाई के सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में गहराई नहीं, खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो किसी को भी पूरी तरह निगल सकता था। उसके भीतर डर और गुस्सा एक साथ उठने लगे। अचानक गलियारे की दीवारें फिर बदलने लगीं। अब उन पर लगी तस्वीरों में मौजूद लोग अयान की ओर हाथ बढ़ाकर मदद मांग रहे थे, जैसे वे सब उसकी आखिरी उम्मीद देख रहे हों। अयान ने पहली बार महसूस किया कि वह यहाँ अकेला नहीं, हर तस्वीर के पीछे कोई फंसी हुई आत्मा थी जो आज़ादी की तलाश में थी। तभी काली परछाई ने हुंकार भरी और पूरा गलियारा हिलने लगा। उसने अयान की ओर इशारा करते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करना। तुम जितना दौड़ोगे ये दुनिया उतनी ही गहरी होती जाएगी। लेकिन अयान अब डरने वाला नहीं था। उसने पहली बार दर्पण की ओर देखा, वही दर्पण जिससे वो अंदर आया था, अब दूर गलियारे के अंत में चमक रहा था। अयान ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, फर्श उसके पीछे पीछे गायब होने लगा। दीवारें गरज रही थीं और परछाई क्रोध में चिल्लाई, तुम बच नहीं सकते। लेकिन अयान ने पहली बार महसूस किया, शायद वो बच सकता है। उसे बस दर्पण तक पहुंचने की जरूरत थी, इससे पहले कि ये दुनिया उसे पूरी तरह निगल ले। अयान पूरे जोश से उस चमकते दर्पण की ओर दौड़ रहा था, पर जैसे ही वह पास पहुंचा, गलियारा एक भूल भुलैया में बदल गया। रास्ते मुड़ते, दीवारें खिसकती और जमीन बार बार गायब होती जाती। पीछे से काली परछाई की गर्जना गलियारे में गूंज रही थी, तुम मेरी दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते। उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। हर कदम के साथ अयान को ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। गलियारे के किनारे लगी तस्वीरें अचानक जीवित हो उठी, उनके चेहरे डर, दर्द और उम्मीद के बीच झूलते हुए, मानो वे उसे पुकार रहे हों। उनमें से एक बूढ़े आदमी की तस्वीर तेजी से फुसफुसाई, दर्पण तक पहुंचो, तभी हमें भी मुक्ति मिलेगी। अयान ने अपने डर को पीछे धकेला और तेजी से मुड़ते रास्तों को पार करने लगा। उसके पैरों के नीचे से हर बार जमीन गायब हो जाती, लेकिन वो दौड़ता रहा। दर्पण अब बिल्कुल सामने था, बस कुछ ही कदम दूर। तभी अचानक जमीन पूरी तरह टूट गई और अयान नीचे की गहराई में गिरने लगा। पर उसी क्षण किसी अदृश्य ताकत ने उसे आगे की ओर धकेला और अयान ने दर्पण के किनारे को पकड़ लिया। पीछे काली परछाई तेजी से पास आ रही थी, उसकी लाल चमकती आंखें क्रोध से भरी थीं। दर्पण की सतह कांप रही थी, जैसे वो अयान को अपने अंदर वापस खींचना चाहती हो या बाहर फेंकना। अयान दर्पण के किनारे लटका था, उसकी उंगलियां फिसल रही थीं और नीचे गहराई में फैलती अंधेरा उसकी सांसों को भी निगलने जैसा था। पीछे काली परछाई तेजी से पास आ रही थी, अब उसका चेहरा इंसानी नहीं बल्कि दानव जैसा हो चुका था। आंखें खून जैसी लाल और आवाज में गूंजती कई आत्माओं की चीखें। उसने हाथ बढ़ाया और गर्ज कर कहा, तुम्हारी जगह यही है, तुम मेरी दुनिया से कभी नहीं निकल सकोगे। अयान ने पूरी ताकत से दर्पण की सतह पर हाथ मारा, दर्पण हल्का सा टूट गया और रोशनी की एक किरण बाहर की दुनिया की तरह चमक उठी। ये देख परछाई चीख उठी, मानो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ गई हो। अपने आखिरी साहस को समेटते हुए अयान ने दर्पण की दरार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दर्पण की सतह फट गई, प्रकाश की तेज लहर गलियारे में फैल गई। तस्वीरों में फंसी आत्माएं अचानक चिल्लाकर रोशनी की ओर खींचने लगीं, जैसे उन्हें आखिरकार मुक्ति मिलने वाली हो। परछाई पीछे हटने लगी, दर्द में तड़पती हुई। उसने आखिरी कोशिश में अयान का पैर पकड़ लिया,
अयान ने दर्द से कराहते हुए अपना पैर छुड़ाया और चीखा, मैं तुम्हें मेरी जिंदगी पर हक नहीं दूंगा। एक जोरदार धमाका हुआ और रोशनी अयान को अपनी तरफ खींचने लगी। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी की तेज लहर थम गई, अयान ने खुद को जमीन पर गिरा पाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, शरीर थका हुआ था, लेकिन सबसे अजीब, अब उसके आसपास पूरी शांति थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वो उसी पुरानी हवेली के 7वें कमरे के बाहर पड़ा था, या कम से कम देखने में ऐसा ही लग रहा था। दीवारें पुरानी थीं, पेंटिंग्स धुंधली और धूल हवा में उड़ रही थी। अयान ने राहत की सांस लेते हुए खुद को संभाला, लेकिन तभी उसने देखा कि 7वें कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा है, बिना किसी के छुए। अयान घबराकर पीछे हटा। दरवाज़ा बंद होते ही भीतर से फिर वही फुसफुसाहट आई, ये तो बस शुरुआत थी। अयान का दिल धड़क उठा। वो तुरंत हवेली से बाहर भागा। जैसे ही वो खुले आंगन तक पहुंचा, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पेड़, रास्ता, हवा, सब। लेकिन तभी उसकी नज़र बाईं ओर लगे एक टूटे हुए शीशे पर पड़ी। शीशे में उसका चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन पीछे खड़ी एक परछाई भी दिख रही थी, लाल चमकती आंखों वाली। अयान ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में परछाई मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दर्पण वाली दुनिया में उसकी काली प्रतिलिपि मुस्कुराती थी। अयान की सांस रुक गई। क्या वो सच में बाहर आया था, या 7वां कमरा अब भी उसके पीछे पीछे था? अयान शीशे से दूर हट गया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दोबारा शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की, पर भीतर कहीं उसे यकीन था कि वह परछाई अभी भी उसे देख रही थी। वह सीढ़ियों से उतरकर हवेली के विशाल दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी पड़ गई, असामान्य रूप से। पेड़ों की शाखाएं हवा के विपरीत दिशा में हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य ऊर्जा पूरे माहौल में फैल रही हो। अयान ने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे सांस रोकी और बिना मुड़े बोला, तुम बाहर कैसे आ गई? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसी पल उसकी परछाई जमीन पर असामान्य तरीके से हिलने लगी, उसकी हरकतों से अलग, स्वतंत्र, जिंदा। रात का अंधेरा अचानक और गहरा हो गया। परछाई ने धीरे धीरे अपना आकार बदलना शुरू किया। अब वो अयान जैसी नहीं रही, बल्कि उस काली दुनिया वाली भयानक आकृति जैसी होने लगी। लंबी, टेढ़े हाथ, गहरी आंखें और अनंत खालीपन। परछाई ने जमीन से उठकर हल्की आवाज में कहा, मैं अब बंदी नहीं हूं। अब मेरी बारी है बाहर की दुनिया में रहने की। अयान के पैरों के नीचे की जमीन जैसे गायब हो गई। उसे समझ आ गया, वह बाहर भले निकल आया हो, पर 7वां कमरा उसकी परछाई को साथ लेकर बाहर आ गया है। अयान धीरे धीरे पीछे हट रहा था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसकी काली परछाई अब पूरी तरह जमीन से उठ चुकी थी, मानो किसी अदृश्य धागे से लटक रही हो। हवा और ठंडी हो गई, और आसपास का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। परछाई ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, अयान को ऐसे देखा मानो उसे पहले से जानती हो, और बोली, तुमने मुझे बहुत सालों तक कैद करके रखा, अब तुम्हारी बारी है डरने की। अयान ने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी कैद नहीं किया। इस पर परछाई जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द, नफरत और अंधेरा सब मिलकर गूंज रहे थे। अचानक परछाई ने तेजी से अयान की ओर छलांग लगाई। हवा में उसकी उंगलियां भाले की तरह तेज हो गईं। अयान बचने की कोशिश करता है, पर परछाई की उंगलियां उसकी गर्दन से कुछ सेंटीमीटर दूर आकर रुक जाती हैं, मानो वो सिर्फ उसे डराते हुए खेल रही हो। अयान जमीन पर गिरता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। परछाई उसके कान के पास झुककर धीमे से फुसफुसाती है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, मैं तुम्हें अपने जैसा बनाने आई हूं। अयान की आंखें फैल जाती हैं। परछाई पीछे हटकर हवा में धुंध की तरह फैल जाती है और चारों ओर घूमने लगती है, उसके चारों तरफ काला घेरा बनाते हुए। अयान को पहली बार समझ आया, ये सिर्फ एक परछाई नहीं, यह उसका अंधेरा रूप था, जो उसे पूरी तरह अपने अंदर समा लेना चाहता था। रात लगभग 2:30 बजे का समय था। हवाएं पेड़ों के बीच से ऐसे गुजर रही थीं जैसे कोई किसी का नाम फुसफुसा रहा हो। आरव के कमरे की खिड़की अचानक अपने आप खुल गई, धीरे लेकिन एक डरावनी चरमराहट के साथ। आरव चौंक कर उठ बैठा। कौन है? उसने डर और गुस्से के मिले जुले स्वर में कहा। खिड़की के बाहर वही पुरानी छाया खड़ी थी, लंबी, धुंधली और स्थिर। लेकिन इस बार वो गायब नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे वापस खिड़की की ओर झुकी, जैसे उसे कुछ कहना हो। आरव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि वो खुद सुन सकता था, पर उसने हिम्मत करके खिड़की की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो एक कदम करीब पहुंचा, छाया अचानक पीछे हट गई और उसी क्षण नीचे जमीन पर पड़े सूखे पत्तों के बीच से एक छोटी पुरानी चिट्ठी उड़ती हुई सी उसके पैरों के पास आकर रुक गई। कागज पीला था, उम्र के साथ फट चुका, और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच तुम्हें वहीं मिलेगा जहां सबने टाल दिया। उस बंद कमरे में
आरव की सांस अटक गई, क्योंकि वह जानता था घर का एक कमरा ऐसा था जिसे उसकी माँ सालों से बंद रखती थी और वहां जाने की सख्त मनाही थी। लेकिन अब लगता था वही कमरे में दबा था उसके परिवार का सबसे बड़ा राज। आरव हाथ में वो पुरानी चिट्ठी लेकर माँ के बंद कमरे के सामने खड़ा था। दरवाजे पर जंग लगी कुंडी, लकड़ी पर गहरे खरोंच, जैसे किसी ने अंदर से बचने की कोशिश की हो। उसका दिल धड़क नहीं रहा था, भाग रहा था। पर चिट्ठी की वह एक लाइन बार बार याद आ रही थी, सच वही है। कांपते हाथों से उसने कुंडी पकड़ी और धीरे से दबाया। चर्र, दरवाजा आधा इंच खुला और साथ ही एक तेज बासी सी खुशबू बाहर निकली, जैसे पुरानी यादें सड़ चुकी हों। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। आरव ने फोन की टॉर्च ऑन की। रोशनी दीवारों पर घूमते ही वो सन रह गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन किसी भी तस्वीर में चेहरों पर काला रंग पोता हुआ था, जैसे जानबूझकर मिटाया गया हो। कुछ तस्वीरें फटी हुई, कुछ जमीन पर बिखरी, और एक चीज सब में कॉमन थी, हर तस्वीर में एक ही महिला थी। एक महिला जिसकी आंखें बेहद गहरी और परेशान करने वाली थीं, और नीचे नाम लिखा था, सिया। आरव ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसने हिम्मत करके कमरे में थोड़ा और आगे कदम बढ़ाया। अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए। वो झुककर देखने लगा। यह एक पुराना म्यूजिक बॉक्स था, टूटा हुआ, लेकिन अभी भी धातु चमक रही थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, म्यूजिक बॉक्स अपने आप बज उठा। धीमी, डरावनी लोरी, एक ऐसी लोरी जिसे उसने कभी सुना नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जग गई। उसी पल पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया, और उस अंधेरे में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, आखिर तुम आ ही गए। आरव। आरव की रीढ़ तक ठंड दौड़ गई, क्योंकि यह आवाज कमरे में कहीं नहीं थी। यह आवाज उसके पीछे खड़ी थी। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। टॉर्च की हल्की रोशनी कांपते हुए उसके हाथ में थरथरा रही थी। लेकिन जैसे ही रोशनी पीछे पड़ी, कुछ भी नहीं था। कोई नहीं, कमरा खाली, दीवारें चुप, और वह आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। आरव। आरव की सांसें तेज हो गईं। कौन है? सामने आओ, उसने हिम्मत करके चिल्लाया। अचानक कमरे की सबसे कोने वाली दीवार, जिस पर फटी तस्वीरें टंगी थीं, धीरे धीरे खिसकने लगी, जैसे दीवार के पीछे कोई छिपा हुआ रास्ता हो। आरव पीछे हट गया। धूल उड़ रही थी, पत्थरों की रगड़ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दीवार पूरी तरह खुली, और अंदर एक छोटा अंधेरा सा कमरा दिखाई दिया, जिसमें सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी, जो अपने आप हिल रही थी। आगे पीछे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति बैठा हो। कुर्सी के बगल में टेबल पर एक फोटो फ्रेम रखा था। आरव ने टॉर्च उस पर डाली, और उसकी धड़कन रुक गई। फोटो में वही महिला थी, सिया। लेकिन इस बार फोटो फटी या जली नहीं थी, और सबसे चौंकाने वाली बात, उस फोटो में सिया के बिल्कुल बगल में उसका पिता खड़ा था। आरव सुन्न हो गया। यह कैसे? तभी झूला कुर्सी अचानक तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई गुस्से में हो। और उस अंधेरे में वही आवाज फिर गूंजी, इस बार ज्यादा साफ, ज्यादा करीब। तुम्हारे पिता ने मुझे कभी नहीं भुलाया, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे मिटा दिया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज अब बिल्कुल उसके कान के पास थी, जैसे कोई अदृश्य चेहरा उसके बहुत करीब झुककर फुसफुसा रहा हो। अब सच तुमसे ज्यादा देर छुप नहीं सकता। और तभी फोटो फ्रेम अपने आप टेबल से गिरकर टुकड़ों में टूट गया। कमरा एक क्षण को गूंज उठा, और झूला कुर्सी अचानक रुक गई, मानो जिस आत्मा ने उसे चलाया था वो अब उसके ठीक सामने खड़ी हो। कमरा अब बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि आरव अपने सीने की धड़कन भी सुन पा रहा था। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, और वह अंधेरा जो कमरे के कोने में ठहरा था, अचानक हल्का सा हिला, जैसे कोई वहां से उठकर उसकी ओर बढ़ा हो। आरव डर से पीछे हट गया। फिर वही महिला सी आवाज जो अब तक फुसफुसा रही थी, इस बार बिल्कुल साफ, गुस्से से भरी, तुम्हारी माँ ने मुझे इस कमरे में कैद किया था। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मेरे पापा को कैसे जानती हो? एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर झूला कुर्सी के पीछे की दीवार पर एक परछाई उभरी। परछाई किसी इंसान जैसी नहीं थी, लंबी, टेढ़ी, हिलती हुई, मानो धुआं शेप ले रहा हो। और फिर वह आवाज, अब न इंसान जैसी, न पूरी आत्मा जैसी, मैं सिया हूं, जिसे तुम्हारे पिता ने पहले प्यार किया था। आरव का दिल रुक सा गया। क्या पापा की पहले? आवाज ने बीच में ही काट दिया। हाँ, तुम्हारी माँ से पहले। और जब तुम्हें यह सच पता चलेगा, वह डर जाएगी। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि आरव की सांसें धुआं बनकर बाहर निकल रही थीं। वो परछाई धीरे धीरे झूला कुर्सी की ओर गई, और कुर्सी अपने आप एक बार हिली, जैसे कोई बैठ रहा हो। फिर आवाज गूंजी, तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता की मौत हादसा थी? आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब वो हादसा नहीं था। कमरे की टेबल पर रखा म्यूजिक बॉक्स अचानक फिर बज उठा, इस बार बहुत तेज,
बिल्कुल पागलपन जैसी ट्यून में। और परछाई धीरे से बोली, हादसा नहीं, धोखा था। आरव की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और पूरी तरह अंधेरे में एक हाथ ने धीरे से आरव के कंधे को छुआ, ठंडा बर्फ जैसा, और आवाज फुसफुसाई, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगी। आरव चीख भी नहीं पाया। आरव उस ठंडी पकड़ से बिल्कुल जड़ हो गया। उस हाथ का स्पर्श इंसानों जैसा नहीं था, जैसे किसी बर्फ की परत ने उसके कंधे को थाम लिया हो। अंधेरे में सिर्फ एक सांस सुनाई दे रही थी, धीमी, भारी और बेहद करीब। सिया, आरव की आवाज कांप रही थी। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? अचानक कमरे में हल्की सी नीली चमक उभरी, जैसे कोई अदृश्य आकृति एक रास्ता बना रही हो। उस नीली रोशनी ने कमरे के कोने में एक पुरानी, जंग लगी लोहे की तिजोरी को रोशन कर दिया। पहली बार आरव ने उसे देखा था। शायद बचपन से ही यह कमरे में दबी हुई थी। किसी ने कभी खोलने की कोशिश नहीं की। सिया की आवाज फुसफुसाई, यहीं से सब शुरू हुआ था। आरव डरते हुए तिजोरी के पास पहुंचा। ताले पर एक अजीब सी निशानी बनी थी, 3 घुमाव और बीच में एक छोटा सा बिंदु। ये क्या है? आरव ने पूछा। सिया की धीमी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। ये हमारे प्यार का निशान था। तुम्हारे पिता ने इसे सिर्फ मेरे लिए बनाया था। आरव का दिल बैठ गया। उसने ताले को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ताले से लगीं, ताला अपने आप घूमने लगा। आवाज टक टक टक, और तिजोरी धीरे धीरे खुलने लगी। एक बहुत पुराना लिफाफा दिखा, जिस पर लिखा था, सिया, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती नहीं, बल्कि सबसे गहरी सच्चाई। आरव की सांस रुक गई। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था, शायद उसके पिता द्वारा लिखा हुआ। आरव पढ़ने ही वाला था कि कमरे की हवा अचानक तेज हो गई। रोशनी गायब, ठंड बढ़ गई, और सिया की आवाज गूंजी, अब पहली बार, दर्द में, कंपन में, ध्यान से पढ़ना, आरव, क्योंकि इस पत्र में जो लिखा है वह तुम्हारी माँ ने कभी नहीं चाहा कि तुम जानो। आरव कांपते हाथों से पत्र खोलता है, और उसी पल कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आने लगती है। भारी, धीमी, जैसे कोई जानकर इसी कमरे की ओर आ रहा हो। शायद माँ, या फिर कोई और, कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि यह सच बाहर आए।